हेलो दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री इतिहास क्लास 6 को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बस आप लोगों को सुनना है। सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा बाद में कि आप सभी क्वेश्चनों को कर लिए। चैप्टर है अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र पृष्ठ 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। पृष्ठ 1 में आपको नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब ये आपका चित्र रहा। इस चित्र में उसने क्या कहा कि नर्मदा नदी का आपको पता लगाना है। तो इसमें आप देखिए कि नर्मदा नदी आपकी कहाँ पर बह रही है, ये आप लोगों को देखना है। तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी ये है, यहाँ पर आप लोगों को नर्मदा नदी है। इसी नर्मदा नदी के इस मैप में यहाँ पर यही है कि चित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, तो आप देखेंगे कि ये इंडिया से बाहर, ये पाकिस्तान का, ये देखिए सुलेमान और किरथर, ये पहाड़ी रही आपका सुलेमान और किरथर। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो प्रथम साक्ष्य किसका? गेहूं और जौ का प्रथम साक्ष्य कहां पर? सुलेमान और किरथर, ये दोनों पहाड़ियों के बीच में मिला, उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब आगे उत्तर पूर्व में गारो था। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा आपका मैप में ये वाला होगा। यहां आप देखेंगे उत्तर पूर्व में गारो, तो गारो आप यहां देखेंगे गारो की पहाड़ियां, और विंध्य की पहाड़ियां ये रही। ये विंध्य की पहाड़ी, ये गारो की पहाड़ी। क्या बोल रहा है? पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में, मतलब चावल का प्रथम साक्ष्य
यहाँ पर मिले। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। इस मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु आपको कहाँ पर है, आप इसको देखने का प्रयास करिए कि सिंधु कहाँ पर है। तो सिंधु आप देखेंगे कि ये है, ये सिंधु है। अब इस सिंधु की सहायक नदियाँ देखिए, सतलज, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, ये सभी क्या है देखिए इधर से आ रही हैं और यहाँ पर सिंधु में मिल जा रही हैं। तो ये आपका हो गया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। कौन सा? गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। अब गंगा आपका कहाँ रहा? ये आपकी रही गंगा नदी। सहायक नदी इसकी ये रही सोन, यहाँ पर जाकर के मिल रही है, तो ये आपकी सोन नदी हो गई। पता लगाओ। आगे क्या बोल रहा है? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब यहाँ पर क्या बोला कि आजकल लोग यहाँ पर एक बार फिर से मानचित्र 1 देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। क्या? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। देखते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी हैं आपकी, जैसे विंध्य पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए हिमालय पर्वत है। और क्या बोला? इधर देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ये आपका अरब सागर है। तो उस जिसकी बात उसने की है। बगल में दिया है देखिए, आप देखेंगे मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। किस चीज़ से बटे होने के कारण? समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश के नाम, ठीक है। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश तथा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र से मिलती हैं। यहाँ देखिए कुछ विशेष ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये है आपका पांडुलिपि में लिखा गया है। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यहाँ आप अगर देखेंगे तो देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये इस अभिलेख की अगर हम बात करें तो यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नाम 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये अभिलेख की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। किस पे? कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे उसके बारे में बता रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विद क्या करते हैं? पत्थर, ईंट, इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों,
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यहाँ आप इसको कुछ देख रहे होंगे, तो यहाँ आपके देखिए लिखा है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, ये बाएं वाला इसकी बात बोल रहा है। अब दाएं देखिए, ये एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, आप देख सकते हैं किस तरीके से भिन्न है। आगे आपका आता है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का अध्ययन करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी ऐसा है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी बीजियों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, तिथियों का क्या मतलब देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि ईस्वी पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है कि ईसा पूर्व होता है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। क्या कभी तुम तिथियों को पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिख पाती हो? यह मानो एडो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। इसका मतलब जैसे मैं 2000 अगर मैं बोलूं या 2023 बोलूं तो ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल
बाद की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी तुम तिथियों से देखिए, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर का समूह प्रयोग करोगी? पृष्ठ नंबर 3 पर चलें, पृष्ठ नंबर 3 पर चलते हैं। पृष्ठ नंबर 7 है, पृष्ठ नंबर 5, पृष्ठ नंबर 3। यहाँ एक 4700 वर्ष, एक 2500 वर्ष। तो ये देखा वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 4700 वर्ष पूर्व, यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व की यहाँ पर बातें हो रही हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र, जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यहाँ पर आप देखने के लिए कह रहा है कि एल अक्षर, ये जो एल अक्षर है उसके लिए क्या बना है? शेर बना है। और ए अक्षर के लिए यहाँ पर देखिए आपका चिड़िया बना गया है। तो उसी की वहाँ पर वो बात कर रहा है। दोनों जगह देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ए अक्षर के लिए चिड़िया का प्रयोग किया गया है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। आपको बताना है। इसमें उपयोगी शब्द क्या है? यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। याद करें, सुमिल के नर्मदा नदी, मगध। मगध क्या है? पहला बड़ा राज्य, जो कहाँ था? पटना में था। ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है, क्या आपने पढ़ा? ठीक है। अब जैसे देखिए, एक एक को बड़ा ध्यान से अब आप करेंगे। देखिए, नर्मदा घाटी आया, मगध आया,
गारो पहाड़ियाँ आया, सिंध था इसकी सहायक नदी आया, गंगा घाटी आया। आपको कितना याद है? नर्मदा घाटी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या था, आखेट तथा संग्रहण था। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आखेट तथा संग्रहण। दोबारा अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात को याद रहेगा कि दोबारा आपने क्या पढ़ा है। चलें हम और पीछे आते हैं। देखिए चित्र में बोला कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया गया। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो यहाँ पर आपका आया, देखिए नर्मदा नदी, यही आया। तो यहाँ पर आएगा नर्मदा नदी का आखेट था संग्रहण। मगध के बारे में देखते हैं। ये पहला क्या था, बड़ा राज्य था मगध। आइए मगध के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा था इसकी सहायक नदी, सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो मगध क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, जो यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, मगध। ठीक है, तो नर्मदा घाटी आखेट था संग्रहण, मगध क्या होगा, पहला बड़ा राज्य। अब आते हैं गारों की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, ये देखिए ये गारो पहाड़ियाँ और इधर विंध्य पहाड़ियाँ, इनके बीच में क्या हुआ, कृषि है ना। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल था उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। तो यहाँ पर गारों की पहाड़ियों से आपका क्या होगा, देखिए आरंभिक कृषि। भाई कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले तो क्या होगा, आरंभिक कृषि हो जाएगा। आगे आपका क्या है, देखिए सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि मानचित्र सिंधु था इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। देखिए सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ समुद्र इलाकों में नगरों का विकास हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहीं पर वो बात आपका कह रहा है, क्या बोल रहा था, देखिए कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, इसका मतलब क्या होगा, लगभग 25 वर्ष पूर्व के नगरों का स्थापना हुआ। और गंगा के किनारे क्या होगा, प्रथम आपके नगर आएगा, क्योंकि देखिए अभी गंगा के किनारे हम लोगों ने पढ़ा है, यही देखिए हम लोगों ने पढ़ा। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र इलाकों में नगरों का विकास हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कब, देखिए नगरों का विकास कब हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखिए गंगा घाटी का मतलब क्या होगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हो जाएंगे। और सिंधु था इसकी सहायक नदियाँ, मतलब सबसे पहला जो नगर हुआ आपका वहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। नर्मदा घाटी देखिए फिर से बता देते हैं। देखिए नर्मदा घाटी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आखेट तथा संग्रहण। मगध पहला बड़ा राज्य। गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आरंभिक कृषि। सिंधु था इसकी सहायक नदियाँ, इसका मतलब आपके यहाँ पर क्या होगा, प्रथम नगर। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। देखिए पांडुलिपियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हाथ पर लिखी जाती थी। यहाँ देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने का पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि का मतलब अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है।
निकला है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए पांडुलिपि का मतलब वो हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा था, देखिए अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में हम लोगों को देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों का उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख कहाँ पर, पत्थरों या धातुओं पर लिखे होते हैं। तो यही बात बोला पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में, एक प्रमुख आपको अंतर बताना था, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आप जानना जरूरी है। देखिए कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ, लगभग कितना, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए। कितना, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब, 4700 वर्ष पूर्व हुए। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। देखिए सबका इस जानकारी यहाँ पर दिया है। देखिए गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। वर्तमान कब, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है। आगे आओ चर्चा करें। क्या चर्चा करें, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं आप पढ़ करके उसको देंगे। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं, ये बोल रहा है। साधारण स्थिति था, पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, आपको बताना है। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। आओ करके देखें, ठीक है। क्या करके देखना है कि पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार क स्त्री, ख पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं, ये बताना है। अगला, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी, इसके बारे में आप लोगों का जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले पाठ को लेकर के। जय हिंद।